आज हम शुरुआत करेंगे फाइल फॉर्मेट से। ठीक है, हम जो काम करते हैं फोटोशॉप में तस्वीरों पर, उन तस्वीरों की कुछ टाइप्स होती हैं जो कि हमारी नॉर्मल तस्वीर होती है जो हम मोबाइल में या इंटरनेट से या फोटोशॉप में कहीं पर भी यूज़ कर रहे होते हैं। उनकी फाइल फॉर्मेट होती है JPG या JPEG। ठीक है, अब ये कुछ फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम JPEG की या JPG। नॉर्मली इसे JPG बोला जाता है, लेकिन ये JPEG है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, यानी कि जो हमारे पास पिक्सेल्स हैं या जो पिक्चर है उसका ग्रुप बनाकर हम फाइल एक्सपोर्ट करते हैं फाइनली, जो कि हमारे पास एज अ पिक्चर अवेलेबल होती है। जैसे कि ये जो हमारी तस्वीरें हैं इनकी फाइल फॉर्मेट टिपिकली और नॉर्मली होती है JPG। आप जो मोबाइल से अपनी कैमरा में तस्वीर लेती हैं उसकी फाइल फॉर्मेट भी होती है नॉर्मली JPG। ठीक है, JPG मोस्ट कॉमन फाइल फॉर्मेट होती है जो कि हम हर जगह पर सपोर्टेबल भी होती है और यूजेबल भी होती है और यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम PSD। PSD मीन्स फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। अभी तक आपने जो फोटोशॉप में काम किया है वो फाइल आपने सेव किया, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप में ओपन होता है। उसके अलावा आप उसे प्रीव्यू भी नहीं कर सकते, आप अपने मोबाइल में भी नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एज अ JPG सेव करेंगी तो वही काम आप मोबाइल में व्हाट्सएप पर सेंड कर सकती है, प्रीव्यू कर सकती है, कंप्यूटर में, मोबाइल में शो हो सकता है। अब ये कैसे होता है? नॉर्मली जैसे मैं कोई भी फाइल सेव करूंगा तो यहाँ पर सेव अ टाइप, सेव एज टाइप, ठीक है, ये कुछ फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन एडिटेबल फाइल होती हैं। ठीक है, यानी कि आपने एक बार एक चीज़ को सेव किया, फिर आपने उसे दोबारा यूज़ करने के लिए एडिटेबल ही रखा। देखें, ये मेरे पास अभी के लिए एक डॉक्यूमेंट में 2 तस्वीरें, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर रखा और एक अलग से लेयर ऐड किया और इस पर कुछ भी पेंट कर दिया। ये मैं आपको समझाने के लिए रफली कुछ चीज़ें बना रहा हूँ। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ फाइल का क्लास 01। ठीक है, अभी ये PSD सेव हुआ, इस फाइल को मैंने क्लोज भी कर लिया, कोई मसला नहीं। जैसे मैंने दोबारा इसे ओपन किया तो ये उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलेगा जिस तरह से मैंने बनाया था, यानी कि ये एडिटेबल एडजस्टेबल फाइल है। इसमें हर लेयर अलग है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से मर्ज नहीं हुई और हर चीज़ कस्टमाइजेबल है। लेकिन अगर मैं इसे सेव कर रहा हूँ एज ए JPG, पुराने वर्जन्स में JPG सेव करने के लिए ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाता था। जब हम किसी चीज़ को सेव कर रहे होते थे तो यहाँ पर JPG का ऑप्शन मिल जाता था। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी सी चेंजिंग हुई है 2023 से, ये आपको फाइल एक्सपोर्ट के ऑप्शन में मिलेगा, एक्सपोर्ट एज JPG। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसे डेस्कटॉप पर रिकॉर्डिंग आने क्लास 02 के नाम से सेव किया, अब ये एक इमेज बन गया। ठीक है, अब अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो ये नॉर्मली किसी भी तस्वीर की तरह ही ओपन होगा, लेकिन जो मैंने क्लास 01 सेव किया था उसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये फोटोशॉप में ही ओपन होगा। अब अगर मैं इस 02 वाले JPG को फोटोशॉप में ओपन करने की कोशिश करता हूं तो ये एक लेयर बन गया। ठीक है, इसमें वो जो एडजस्टेबल एडिटेबल क्वालिटीज़ थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। JPG हमारा रास्टर फाइल होता है। अगर आपने कोई वेक्टर इमेज बनाया, वेक्टर शेप बनाया, वेक्टर रास्टर के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने कोई वेक्टर शेप बनाया और उसका JPG एक्सपोर्ट किया, अब उसकी सारी की सारी वेक्टर क्वालिटीज़ ख़त्म हो गई, वो प्योरली रास्टर बन गया। ठीक है, सिमिलरली उसमें कोई भी चीज़ एडिटेबल एडजस्टेबल नहीं रही क्योंकि सब चीज़ें आपस में मिक्स होकर मर्ज हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर PSD सेव करेंगे तो वो हमारे पास उसी फॉर्म में रहेगा जिस तरह से हमने सेव किया है। उसके अलावा एक और चीज़ है PNG, जिसका नाम है फुल फॉर्म है पोर्टेबल
नेटिव ग्राफिक्स या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, दोनों नाम यूज़ होते हैं। नेटिव ग्राफिक्स भी आपको कहीं कभी कभार मिल जाएगा, नेटवर्क भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये हाई रेजोल्यूशन नेटवर्किंग ग्राफिक्स यानी कि इंटरनेट के लिए यूज़ होती हैं। और इसकी स्पेशलाइजेशन क्या होती है कि हमें यहाँ पर तीसरी अलग से मेंशन करने की ज़रूरत पड़ी, ये ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करती है। अब देखें, मैं यहाँ पर एक चीज़ सेव कर रहा हूँ, ये ठीक है, इसका कलर मैंने इन्वर्ट कर दिया। अब एक ब्लैक ब्रश स्ट्रोक है जो कि ट्रांसपेरेंट सरफेस पर बना हुआ है। अगर मैं इसको एज ए जेपीजी एक्सपोर्ट करूँगा तो इसकी ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। 00 के नाम से सेव कर रहा हूँ। अब देखें, ये जो इसकी ट्रांसपेरेंसी थी वो वाइट कलर में तब्दील हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसको एज ए पीएनजी एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट एज पीएनजी, अब इसकी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट ही रहेगी, ठीक है। यह फाइल अब मेरे लिए मोबाइल में भी यूजेबल है, मैं मोबाइल में इंटरनेट पर कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब देखें, ये ट्रांसपेरेंट ही एक्सपोर्ट हुआ है क्योंकि ये पीएनजी है। उसी चीज़ को मैंने जब जेपीजी किया तो ये उसकी ट्रांसपेरेंसी वाइट में कन्वर्ट हो गई। यानी कि ये 3 डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स सबसे ज़रूरी इसीलिए मैंने आपको समझाई, क्योंकि जब आपने कोई भी असाइनमेंट या काम करना है, आपने उसे पीएसडी में सेव करना है ताकि वो एडजस्टेबल एडिटेबल रहे कोई भी उसमें हम चेंजिंग किसी भी टाइम कर सके। अगर आपने मोबाइल में प्रीव्यू करना है उसको आपने जेपीजी एक्सपोर्ट करना है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है, या फिर पीएनजी का इस्तेमाल ज़्यादा वहाँ पर होगा जब हम कुछ डाउनलोड करेंगे। अगर हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके लिए हमें कोई आइकॉन्स, कोई बटन्स चाहिए, तो वो हम पीएनजी डाउनलोड करते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होते हैं, उनसे हमें बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें हम आगे जाकर डिटेल में और डिस्कस करेंगे, जब प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगी। अभी के लिए पीएसडी और जेपीजी का फ़र्क इसलिए आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि जो काम आपने फोटोशॉप में करके सेव किया है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप में एक्सपोर्ट होगा, ओपन होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स की यही कंप्लेन आती है कि हमने कुछ काम तो किया है लेकिन वो मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा। तो भाई नहीं होगा, क्योंकि वो फोटोशॉप का फाइल है, फोटोशॉप का फॉर्मेट है, वो सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप में ओपन होगा। इस फाइल फॉर्मेट का नाम है PSD। PS स्टैंड्स फॉर फोटोशॉप, D फॉर डॉक्यूमेंट। जिसका नाम ही फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है वो किसी और मोबाइल में या किसी और ऐप में ओपन नहीं होगा, ठीक है। अभी चलते हैं साइज़ वाले इशू की तरफ। मोस्टली क्या होता है कि जब हम इमेज सर्च कर रहे होते हैं तो ये इमेजेस हर साइज़ के यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ थंबनेल होते हैं, ठीक है। जो भी आपने हाई रेजोल्यूशन सर्च करनी है, सिर्फ और सिर्फ हाई रेजोल्यूशन चाहिए, तो आप सर्च के बाद यहाँ पर देखें, ये ऑप्शन है टूल्स का, क्लिक करें यहाँ पर। नहीं, ये जेपीजी हैं तो जेपीजी तो रास्टर ही होते हैं, उसमें हम ज़्यादातर एडिट नहीं कर पाते। कलर करेक्शन मॉडिफिकेशन तो कर लेते हैं लेकिन जिस तरह से वेक्टर एडिट होता है वैसे तो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाई रेजोल्यूशन का मतलब मेरा ये है कि वो अच्छी क्वालिटी में और अच्छी साइज़ में मिलेगी, ठीक है। अब आपने कोई भी चीज़ सर्च की, जैसे कि मैंने सर्च किया नेचर, आप आ जाए टूल्स में, टूल्स में आपने साइज़ में जाना है और यहाँ से लार्ज सेलेक्ट करना है। अब आपके पास जो भी इमेजेस हैं वो सब हाई क्वालिटी लार्ज साइज़ में। आपने किसी भी चीज़ को डाउनलोड करना है, ओपन करें। अब देखिए, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपकी इंटरनेट पर डिपेंड है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया और फ़ौरन से सेव कर लिया तो भाई ये अभी फुली लोड नहीं हुआ, ये प्रोसेसिंग कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लरी इमेज आपको शो होता है। उस टाइम अगर आपने सेव किया तो वो सिर्फ उसका प्रीव्यू यानी कि थंबनेल डाउनलोड होगा, आपका एक्चुअल इमेज अभी तक लोड ही नहीं हुआ। आपने 2-4 सेकंड सब्र करना है, अगर स्लो इंटरनेट हुई तो 2-4, वरना आपको 1 या 2 सेकंड में डाउनलोड होकर लोड होकर मिल जाएगा। फिर जब आप यहाँ से इसे सेव करेंगी तो ये आपका हाई क्वालिटी इमेज ही डाउनलोड होगा, अदरवाइज़ ये लो क्वालिटी होगा। अब देखें, मैं यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैंने फ़ौरन इसे सेव कर लिया, एक मैंने इसे फ़ौरन सेव किया और एक अब जब ये लोड होकर आया है तब इसे सेव कर रहा हूँ। मैं दोनों आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये रहा पहले वाला,
और ये रहा दूसरा वाला। इमेज तो सेम ही था सॉरी, सेम था, लेकिन ये डाउनलोड होने में, लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था। अब इसे अगर मैं जूम करूं तो ये ख़राब ही होगा, ठीक है। और इसे अगर मैं देखूं, इसकी एक्चुअल साइज़ ये है, ठीक है। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है ताकि इमेज प्रॉपरली लोड हो जाए और आप उसे ओपन कर सकें। तो आपने उसकी साइज़ एडजस्ट करनी है ना। इसका मसला ये है, आप ये देखें, यहाँ पर साइज़ के साथ साइज़ का यूनिट है, ठीक है। आपने जब साइज़ बनाई होगी जो सही बनी, वो आपने यहाँ से इंचेस सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ से 3/2 की एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखें कितना छोटा बना, इसकी ओरिजिनल साइज़ देखें कितनी छोटी है। लेकिन अब अगर मैं सेम 3/2 बना रहा हूँ, 3/2, लेकिन यहाँ पर मैंने इसका यूनिट एज ए इंचेस सेलेक्ट किया, तो अब ये इंचेस के बाद प्रॉपर ओके साइज में आ जाएगा। सॉरी, ये क्यों नहीं हुआ, इंचेस 3 मैं बता रहा हूँ 5/2। अब देखिए ये ठीक आ गया। मसला क्या था, वो आपने 3/2 पिक्सल्स का बनाया, ठीक है। अब ये इंचेस का है। आपके सवाल का जवाब ये है कि इंचेस में बनाए या पिक्सल्स में, तो डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपने स्क्रीन के लिए बनाना है तो देखें, मैं आपको यहाँ पर एक आसान मिसाल ही दिखाई देता हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अगर आपने मोबाइल के लिए बनाना है तो इसकी साइज़ पिक्सल्स में होगी, ठीक है। अगर आपने वीडियो और फिल्म्स के लिए बनाना है तो इसकी साइज़ पिक्सल्स में होगी। अगर आपने आर्ट, इलस्ट्रेशन, प्रिंटिंग या फ़ोटो के लिए बनाना है तो अब ये इंचेस में होगा, ठीक है। जो आपने प्रिंटिंग के लिए काम करना है वो काम आपका इंचेस में होगा। जो आपने प्योरली सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए बनाया है वो हमारा, या वीडियो के लिए या स्क्रीन के लिए, बात सेम हो गई, वो पिक्सल्स में होगा। अब अगर आपकी मोबाइल की बात की जाए तो मोबाइल रेजोल्यूशन जो होती है वो आपको इंचेस डिस्प्ले के साथ पिक्सल्स क्वालिटी में बताते हैं, ठीक है। अगर हम वीडियो की भी बात करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी की भी हम बात करते हैं पिक्सल्स में, 720, 1080, इस तरह से ये पिक्सल्स की बात होती है, ठीक है। तो हम अगर वीडियो के लिए बना रहे हैं तो पिक्सल्स के लिए बनाएंगे, स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो पिक्सल्स में बनाएंगे, और अगर हमने कोई चीज़ प्रिंटिंग या फ़ोटो बनाना है तो वो डेफिनेटली इंचेस में होगा, क्योंकि फ़ोटो भी नॉर्मली प्रिंट ही होते हैं। यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें मिल रही हैं, ये देखिए, अभी मैंने प्रिंट के लिए A4 पेपर लिया, इसकी साइज़ मिलीमीटर्स में मिलेगी ना आपको, या इंचेस में मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैंने जैसे ही वीडियो में आकर यहाँ से 1080 को सिलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली स्विच हो गया पिक्सल्स में। तो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के बेसिक टॉपिक की तरफ। जी, मोस्टली दोनों यूज़ होते हैं ना बेटा, जो आपकी डिमांड हो। ज़्यादातर हम पिक्सल सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर यूज़ करते हैं कॉमनली जब हम वीडियो के लिए कोई चीज़ बना रहे थे, अदरवाइज इंचेस पर ही काम होता है, ठीक है। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्पॉट हीलिंग एंड हीलिंग ब्रश। वो आपने पहले सैंपल सेलेक्ट नहीं किया होगा। चलें देखते हैं, ट्राई करते हैं। आज हम उससे पहले चलते हैं क्रॉप की तरफ, ठीक है। ये जो मैंने उस टाइम जल्दबाजी में छोड़ दिया था क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बतानी थी। हम चलते हैं वापस अपने क्रॉप टूल की तरफ। क्रॉप आप सबको पता है क्या होता है, गैर ज़रूरी चीज़ को कट करना, गैर ज़रूरी एरिया को ख़त्म करना। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं मोबाइल में यूज़ किया हुआ है, अक्सर हम करते हैं, शायद
कुछ लोगों को पता नहीं होता कि ये हम क्रॉप कर रहे हैं, लेकिन क्रॉप का मतलब यही होता है गैर ज़रूरी चीज़ को, गैर ज़रूरी एरिया को ख़त्म करना। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम है। देखें, जैसे ही आपने क्रॉप टूल लिया, ये आपके पास इसकी चारों तरफ से बाउंड्रीज आ गई। अब आप इसको अकॉर्डिंग टू योर नीड सेलेक्ट करके जैसे ही इंटर प्रेस करेंगी, ये क्रॉप हो गया। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट की साइज़ भी चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू क्रॉप, और उसके साथ आपका इमेज भी क्रॉप हो गया। अब यहाँ पर कुछ रेशोज दिए हुए हैं। जिस तरह से आपने प्रॉपर स्क्वायर में सेलेक्ट करना है तो 1/1 का रेशो है। यहाँ पर मुख्तलिफ रेशोज एंड मुख्तलिफ साइजेस दी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से आपको इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए होती है वो स्क्वायर में होती है, यहाँ पर आप स्क्वायर पर आ जाएं। उसके अलावा ये जो वीडियो के रेशोज होते हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है, आप इसको क्रॉप कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर रिज़ल्ट। और उसके अलावा अगर आपने कोई अपनी मर्ज़ी की साइज़ सेलेक्ट करनी है तो ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है इंचेस में। ठीक है, आप यहाँ पर वो वैल्यू लिखकर उस तरह की साइज़ बना सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इंचेस बाय 3 इंचेस, ये स्क्वायर ही हो गया। 3 इंचेस बाय 4। अब देखें, ये इसकी विड्थ थी, ये इसकी हाइट थी। अकॉर्डिंग टू यूर वैल्यूज़ ये अपना एक मार्जिन बनाकर आपको बताएगा कि आप यहाँ पर इसे क्रॉप कर सकती हैं। अब क्रॉप करने के लिए आपकी साइज़ तो सिलेक्ट हो गई, यू हैव टू प्रेस इंटर। जैसे ही आपने इंटर किया, इंटर करते ही आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा। अगर आपने ये साइज़ हटाकर फ्रीली यानी कि फ्री फॉर्म में क्रॉप करना है तो इसे क्लियर कर लें। अब आपके रेशोज़ ख़त्म हो गए। अब आप इसे मैन्युअली एडजस्ट कर सकती हैं। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा है, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स ऑन है तो आप जो चीज़ इससे क्रॉप कर रही हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अब देखें, ये इमेज मैं यहाँ तक क्रॉप कर रहा हूँ, ये इमेज क्रॉप हो गया। अब अगर इसे मैं मूव करूँगा तो वो एरिया इसकी जो मैंने कट किए वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप क्रॉप कर रहे हैं और आपका क्रॉप वाला जो ये डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स वाला चेक है ये ऑन नहीं है, तो अब क्या होगा? अब कुछ इस तरह से होगा। जैसे ही मैंने इसको क्रॉप किया तो मेरे डॉक्यूमेंट की साइज़ तो रिड्यूस हुई, लेकिन मैंने जो एरिया क्रॉप किए वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुई, वो सिर्फ हाइड हो गई है। अब अगर मैं अपने इमेज को मूव करूँगा तो वो रीस्टोर हो जाएगी, क्योंकि वो डिलीट नहीं हुई, वो हाइड हुई। अगर आपने इसे परमानेंटली डिलीट करना है तो आपने डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स को ऑन रखना है, और अगर आपने नहीं करना तो आप इसे ऑन या ऑफ रखें अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट। उसके बाद ये है फिल। फॉर एग्जांपल क्रॉप में मैं कुछ एरिया माइनस कर रहा हूँ, वो तो माइनस हो गई, लेकिन अगर मैं क्रॉप करके अपने डॉक्यूमेंट को कुछ बढ़ा रहा हूँ, या कुछ एरिया इसकी मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर आपको फिल क्या चाहिए? लाजमी है, एरिया अगर बढ़ी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। वो आपको क्या चाहिए? वहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए, कंटेंट अवेयर फिल चाहिए, या ट्रांसपेरेंट चाहिए। ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन अभी नहीं दे रहा। ठीक है, जैसे ही मैं इसे चेक करूँगा वो चीज़ आपको फिल कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन है तो ये आपको बैकग्राउंड कलर फिल करके देगा। डिफ़ॉल्ट इसका बैकग्राउंड कलर ही होता है। जो भी आपका बैकग्राउंड कलर होगा ये आपको वही फिल करके देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने बैकग्राउंड नहीं कंटेंट अवेयर फिल करना है, कंटेंट अवेयर मैंने आपको समझाया था क्या होता है। अगर नहीं तो हम दोबारा उसे रिपीट करेंगे। जैसे ही मैंने कंटेंट अवेयर करके इसको ओके किया, अब ये क्या करेगा? फिल करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंटेंट। कंटेंट अवेयर फिल किस तरह से होता है कि ये जो खाली एरिया हो गई, ये इसी चीज़ का कुछ सैंपल उठाकर डुप्लीकेट करके आगे इसको पेंट करना और फिल करना शुरू करेगा। यही कंटेंट उठाकर इसकी कॉपीज़ बनाकर नीचे इसको फिल करेगा। हो गया? यही चीज़ को इसने उठाकर डुप्लीकेट किया, स्ट्रेच किया और फिल कर दिया। ये चीज़ होती है कंटेंट अवेयर। अब देखें, ये इमेज था, ये हो गया। अगर आपने कंटेंट अवेयर नहीं करना
बैकग्राउंड कलर चाहिए तो वो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हैं जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, ये था हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के पास आपको एक और चीज़ यहाँ पर मिल रही है, स्ट्रेटिन। अब स्ट्रेटिन का काम क्या होता है? स्ट्रेटिन का काम होता है किसी भी चीज़ को स्ट्रेट करना, सीधा करना। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास इमेज ऐसा है जो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली थोड़ा सा अलाइन नहीं है, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा है। अब देखें ये सरफेस जो है इस फोटो का अकॉर्डिंग टू रिवर अलाइन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो लकड़ी है मुझे ये सीधी चाहिए अपने इमेज में, हॉरिजॉन्टली सरफेस मुझे इसका परफेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ से स्ट्रेटिन का ऑप्शन ऑन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँगा। स्ट्रेट किसको करना है? इसको स्ट्रेट करना है। आपने स्ट्रेटिन का ऑप्शन लिया, क्लिक करके ड्रैग किया और आपने लास्ट पॉइंट को बताया कि ये दोनों लाइनें मुझे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट चाहिए। जैसे ही आपने रिलीज किया ये हो गया। अब जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉलो कर रहा है वो इस लाइन को फॉलो कर रहा है। आपने किसी भी सरफेस को फॉलो करना है, आपको वो लाइन सीधी चाहिए। कभी कभार हम बिल्डिंग का या किसी ऑब्जेक्ट का या किसी टेबल का इमेज लेते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, उस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपने स्ट्रेटिन टूल लेना है, क्रॉप में स्ट्रेटिन का ऑप्शन लेना है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। जैसे ही आपने रिलीज किया ये उसको रोटेट करके आपकी लाइन के हिसाब से आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस स्प्रेड करके देगा। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन उस लाइन को हॉरिजॉन्टल सरफेस उस आपकी बनाई हुई लाइन को फॉलो करेगा जो आपने बनाई है। वो आपको कितना डिग्री रोटेट करना है, क्या करना है, ये वो खुद कैलकुलेट करेगा, फिगर आउट करके आपके इमेज को हॉरिजॉन्टली फिक्स करके देगा। ये हो गया कंटेंट अवेयर नहीं, ये हो गया स्ट्रेटिन। ठीक है, क्रॉप क्लियर हो गया। अब हम वापस चलते हैं हीलिंग ब्रश और स्पॉट हीलिंग की तरफ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है स्पॉट हीलिंग ब्रश। इसका काम क्या है? इसका काम है कोई भी स्पॉट्स, कोई भी निशान, कोई भी दाग, कोई भी स्टेन रिमूव करना। किस तरह से रिमूव होगा? सिंपली आपने लेयर को सिलेक्ट करना है। लेयर को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर आ जाना है और आपने इसको स्मूथली कंटेंट अवेयर के साथ चेंज करना है। जहाँ पर आपने क्लिक करके ड्रैग किया ये अकॉर्डिंग टू कंटेंट अवेयर उस चीज़ को फिल करेगा। कंटेंट अवेयर में किस तरह से होता है? जिस तरह से हम कोई चीज़ कहीं पर किसी कपड़े पर कोई बीच में कट आ जाए, कोई निशान आ जाए, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा इधर से खींचा, थोड़ा इधर से खींचा, थोड़ा इधर से खींचा और उसको पेच करके मिक्स कर दिया। तो कंटेंट अवेयर इसी तरह से करता है, थोड़ा इधर से उधर से चीज़ें खींच कर उस एरिया को कवर कर लेता है जो हमने रिमूव की। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसे हटा रहा हूँ तो ये थोड़े इधर उधर से कलर ड्रैग करके लाएगा और उस चीज़ को फिक्स कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पर आ जाऊँ और ये वाटर ड्रॉप्स में मिटाना चाहता हूँ, ये देखें ये हट गया। ये काम होता है हमारा सिंपली स्पॉट हीलिंग ब्रश का। अब स्पॉट हीलिंग के बाद मैंने आपको एक और टूल दिखाया, हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश का काम भी वही होता है जो हमारे स्पॉट हीलिंग का होता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आपने सैंपल लेना होता है। यहाँ पर आपने इसको बताना होता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से एक सैंपल ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेंट कर रहा हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि इस लेयर पर यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। तो मैंने जो सैंपल लिया वो ट्रांसपेरेंसी का सैंपल लिया। ठीक है, आपके सवाल का एक जवाब ये भी हो सकता है। ठीक है, आपने कहा काम नहीं कर रहा, सैंपल ले रहे हैं, तो देखें यहाँ पर इस लेयर में कोई सैंपल मौजूद है ही नहीं, तो ये क्या सैंपल लेगा? ये ट्रांसपेरेंसी लेगा और ये ट्रांसपेरेंसी को ही पेस्ट करेगा। तो ट्रांसपेरेंसी इसके ऊपर किस तरह से आएगी? जब कुछ है ही नहीं तो वहाँ पर हम क्या रखें? अब देखें यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है एक सैंपल का। यहाँ पर 3 ऑप्शन मौजूद हो रहे हैं, करंट एंड ब्लो, ऑल लेयर।
अब अगर आपने ऑल लेयर को ऑन किया तो ये क्या होगा, ये सैंपल कहीं से भी कुछ भी ले लेगा, चाहे किसी भी लेयर पर आप क्लिक करें। लेयर कोई भी सिलेक्टेड हो, फॉर एग्जांपल इस लेयर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मैं यहाँ से सैंपल ले रहा हूँ तो ये सैंपल आ गया। अब मैं इस लेयर पर पेंट कर सकता हूँ ये वाला सैंपल, ठीक है। ये वाला सैंपल मैंने यहाँ पर पेंट कर लिया, क्योंकि मैंने सैंपल लेते वक्त इसको बताया कि कोई भी लेयर हो सैंपल ले लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये जो सैंपल लिया ये ऑल लेयर से लिया। करंट एंड बिलो का मतलब ये होता है कि मेरा सिलेक्टेड लेयर और उससे नीचे वाले, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक लेयर मौजूद है और उस पर काफ़ी सारा काम मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर एक लेयर बनाकर उस पर पेंट कर लेता हूँ, लेकिन अब मेरा सिलेक्टेड लेयर जैसे कि ये है और मैं हीलिंग ब्रश से इसका सैंपल ले रहा हूँ, तो यहाँ से सैंपल लेने पर ये वाला ऊपर वाला लेयर कंसीडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ऐसे बताया है कि मेरा सिलेक्टेड लेयर और उससे नीचे वाले लेयर्स मैंने उनसे सैंपल लेना है। लेकिन अगर आपको सब लेयर्स यानी कि ऊपर वाले नीचे वाले सबका चाहिए तो आपने ऑल लेयर्स कर लिया। अब देखें ये इसने जो सैंपल लिया ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाले लेयर को भी कंसीडर कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको करंट कर दूँ, करंट लेयर, तो ये सिर्फ उसी लेयर को कंसीडर करेगा जो मेरा सिलेक्टेड लेयर, ठीक है। तो आपके सवाल का एक जवाब ये हो सकता है, और दूसरा जवाब ये हो सकता है कि आपने कोई सिलेक्शन बनाई हो, मे बी, ठीक है। अब देखें इस लेयर पर मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाई और अब मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश से काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर काम नहीं हो रहा क्योंकि मेरी सिलेक्शन बनी हुई है। अगर सिलेक्शन के अंदर में कोई चीज़ बना रहा हूँ तो ये काम होगा, क्योंकि सिलेक्शन इज़ द एक्टिव एरिया ऑफ स्क्रीन और वर्क स्पेस। हमारी वर्क स्पेस और स्क्रीन का एक्टिव एरिया वही है जो सिलेक्टेड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यही आपके सवाल के जवाब हो सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त मुझे और कोई समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर आप वो प्रॉब्लम दिखा दें तो वो हो सकता है, ठीक है। अगर वो दोबारा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे दिखाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक था स्पॉट हीलिंग ब्रश, एक था हीलिंग ब्रश, और इसी से मिलता जुलता एक ऑब्जेक्ट है रिमूव टूल है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, स्मार्ट टूल है। ये किसी भी एरिया या चीज़ को रिमूव करता है। तो सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब देखिए ये रिमूव हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्मार्ट इंटेलिजेंस इसमें शामिल है, ये बेहतर रिजल्ट देता है, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी है। छोटे छोटे काम के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है और हैवी भी है, और कभी कभार रिजल्ट्स को ख़राब भी कर लेता है। जो भी चीज़ ऑटो होती है वो थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेती है, ठीक है। अब देखें ये रिमूव तो हो गया, लेकिन यहाँ पर अगेन कंटेंट अवेयर कुछ हो गया, आ गया। फाइंड डिस्ट्रक्शंस का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ये फाइंड डिस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके इमेज में ख़राब कर रही हूँ आपके इमेज को, जैसे कि पीपल्स एंड वायर्स एंड केबल्स। अगर मैं यहाँ पर एक तस्वीर डाउनलोड कर लूँ, हमारे इमेज में कुछ डिस्ट्रक्शंस हैं। पार्क वाली तस्वीर कहाँ गई, ये वाला इमेज हम लेते हैं। हाँ, पीपल के साथ ये वाला भी है, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर हो मैं चाहता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब ये इमेज मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ फोटोशॉप में। आपने रिमूव टूल की मदद से चीज़ें रिमूव करनी है, यानी कि डिस्ट्रक्शंस रिमूव करनी है, वो चीज़ें जो हमारे इमेज को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन पर जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो दो ऑप्शन आ गए, एक है पीपल, दूसरा है वायर एंड केबल। हम पीपल सेलेक्ट करते हैं। अब ये फाइंड पीपल कर रहा है, लोगों को डिटेक्ट कर रहा है। ये लोगों को डिटेक्ट करने के बाद इनको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा।
बहुत सारे लोग हैं तो टाइम भी ले रहा है। डिलीट कर सकते हैं। ये रिमूव टूल का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको ऑटो रिमूव का ऑप्शन भी देगा। अब देखें यहाँ पर एक और भी ऑप्शन आ रहा है, रिमूव आफ्टर ईच स्ट्रोक या सैंपल ऑल लेयर्स भी एक आ रहा है। अभी इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देखें ये क्या रिजल्ट देता है, क्या सिलेक्शन देता है। नहीं हो रहा ना, एक सेकंड। हाँ अभी देखते हैं फ़र्क क्या आया। नहीं आया कुछ भी, क्यों? रिमूव टूल, जनरेटिव AI ऑन, जनरेटिव AI क्रिएटिव गाइडलाइंस, ओके। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसका AI जनरेट ऑन था। AI जनरेटिव फिल फ्री में काम नहीं करता, उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जो कि काफ़ी महंगी है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले लास्ट क्लास में कैलकुलेट करके बताया था बच्चों को कि हमारी जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन है पर ईयर, वो तकरीबन 2,75,000 की है पर ईयर। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम जुगाड़ करते हैं, ये चीज़ें फ्री वाली चलाते हैं। अब इसका वास्ता जनरेटिव फिल से, जनरेटिव फिल के हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए ऑटो वाला काम नहीं कर रहा, ठीक है। अदरवाइज़ ये मैं इसका कोई हल निकालने की कोशिश करूँगा, मिल गया तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसके अलावा जो इसका काम है रिमूव टूल का, वो किसी भी चीज़ को रिमूव करना है। आपने सेलेक्ट किया, अब ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, साइड वाली चीज़ों को, कंटेंट अवेयर को, और उन चीज़ों को रिमूव करेगा। यहाँ पर भी वही सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने सैंपल ऑल लेयर को क्लिक किया तो ये सभी लेयर्स पर काम करेगा, और अगर सभी लेयर्स पर आपको काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड लेयर पर काम करना है, तो आपने देखते हैं इसको बाद में, तो आपने ये सैंपल ऑल लेयर्स का चेक नहीं लगाना, ठीक है। अभी के लिए ये काम नहीं कर रहा, इसका अगर कोई जुगाड़ मिल गया तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी चलते हैं हम आगे के टूल्स की तरफ। इसके अंदर कुछ टूल्स और भी मौजूद हैं, ये इतना सिंपल नहीं है कि बस आपने ऑटोमेटिकली स्पॉट्स रिमूव कर दिए। अब इसके अंदर मौजूद हैं पेज टूल, और उसके अलावा कंटेंट अवेयर मूव टूल। बात करते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल की पहले, बाद में चलते हैं पेज की तरफ। जैसे कि मैंने आपको कंटेंट अवेयर बताया कि जो चीज़ हमने रिप्लेस या रिमूव करनी होती है, कंटेंट अवेयर का मकसद ये होता है कि इधर उधर की चीज़ों का पैटर्न सैंपल लेकर उसके ऊपर पेच कर देता है, उसके ऊपर लगा देता है। लेकिन अगर आपने कोई कंटेंट अवेयर मूव करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला पत्थर मैं मूव कर रहा हूँ, ये पत्थर मुझे यहाँ पर चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको किसी आम टूल के साथ मूव करूँगा, जैसे कि मैंने इसे लेसो से सिलेक्ट किया, लेसो टूल से सिलेक्ट किया, मूव टूल से मूव किया, तो ये मूव तो हो गया, लेकिन दो मसले हो गए। एक, यहाँ पर स्पेस खाली हो गई, जगह खाली हो गई, और दूसरा ये यहाँ पर मैच नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इन दोनों मसाइल को हल करना चाहता हूँ तो मैं अपनी सिलेक्शन को कंटेंट अवेयर मूव टूल की मदद से मूव करूँगा। अब देखें, कंटेंट अवेयर मूव टूल से आप सिलेक्शन पहले बना भी सकती हैं, रफली लाइक अ लेसो। अब देखें यहाँ पर लेसो ही काम कर रहा है, ठीक है, ये वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह से लेसो काम करता है। अब आपको अगर लेसो टूल चलाना नहीं आता तो आप कंटेंट अवेयर मूव भी नहीं कर सकती। इसको मैंने सेलेक्ट किया रफली और इसको मूव किया। अब मैं इसे मूव करके यहाँ पर लाना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको रखना है वहाँ पर आप रखें, ये यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा। ये अभी तक इसीलिए यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि मैंने प्रॉपरली अभी तक डिसीजन इसको नहीं बताया कि मुझे ये कहाँ पर रखना है। मैंने इसे यहाँ पर रखा और प्रेस किया इंटर। इंटर प्रेस करने के बाद ये यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया। अब देखें, दोनों चीज़ों को इसने कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पर भी इसने ऑटोमेटिकली आसपास की चीज़ों से फिल कर लिया,
और यहाँ पर भी इसने इस पत्थर को ये कलर्स और एडजस्टमेंट की कोशिश की है, मैच करने की, मिक्स करने की कोशिश की है। तो ये था कंटेंट अवेयर मूव टूल का काम, कि अगर आपको कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करनी है और वो जगह आपने खाली भी नहीं छोड़नी, तो आपने उस चीज़ को कंटेंट अवेयर मूव टूल के थ्रू मूव करना है। अब मैं ये वाला पत्थर यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, ये उठाया और इसको मैं लेकर आ गया यहाँ पर, प्रेस एंटर, ये यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ जाएगा और ये अपने तरफ से अपने तय कोशिश करेगा कि ये उन चीज़ों को फिक्स करे, एडजस्ट करे, मैच करे, लेकिन फिर भी 19-20 का फ़र्क रह जाता है। ठीक है, ये था कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब बात करते हैं पेज टूल की। तरीका वही है जिस तरह से आपने कंटेंट अवेयर मूव टूल के लिए सिलेक्शन बनाई, ये मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब कंटेंट अवेयर मूव टूल का काम क्या था, ये चीज़ मूव करके किसी और जगह पर रखनी थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कोई और चीज़ लानी है, ये मुझे ख़त्म करनी है एरिया। जो मैंने एरिया सेलेक्ट की है, यहाँ पर ये मुझे पत्थर कहीं पर भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे इस तरह की रिजल्ट चाहिए। तो आपने सिलेक्शन को ड्रैग करके जहाँ पर रिलीज़ किया, वो टुकड़ा पेच होकर आपकी सिलेक्शन वाली एरिया में आ जाएगा। ठीक है, आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है, फॉर एग्जांपल ये जो हिस्सा है ये मैंने रिमूव करके स्मूथ करना है, मैंने सेलेक्ट किया और इसे ले गया यहाँ पर। अब देखें ये रिपीट हो गया, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया। ये छोटी छोटी जब डिस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ पर काम आता है। फॉर एग्जांपल जी, कोई और पिक्चर यूज़ करनी हो तो आपने सोर्स उठाना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक जगह पर पेज के थ्रू दूसरे इमेज से ऑब्जेक्ट नहीं ला सकते। ठीक है, पेज टूल सिर्फ उसी लेयर पर पेज लगाएगा जो लेयर आपका सिलेक्टेड है। ठीक है, अदरवाइज नहीं। आपने यहाँ पर देखें ये छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करने, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आ गया, देखें ये परफेक्टली रिमूव हो गया। सिमिलरली इसको मैंने सेलेक्ट किया, इधर आ गया। अब मैं अगर आपको पहले वाली रिजल्ट दिखाऊं तो वही कुछ इस तरह से थी, और अब मैंने जो पैच लगाए वो इस तरह से। फ़र्क नज़र आ रहा है? ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी डिस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको मूव या रिमूव करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेज टूल। मोस्टली जब सर्टिफिकेट हम जुगाड़ करते हैं ना, उसके नाम वगैरह रिमूव करते हैं, तो ये चीज़ बहुत काम आती है, क्योंकि उसके पीछे एक हल्का सा वाटर मार्क होता है, तो हम एक जगह से वो ले जाते हैं, फिर खाली जगह पर रखते हैं, तो उसी तरह का पैटर्न उठकर वहाँ पर आ जाता है। तो जहाँ पर आपके बैकग्राउंड में पैटर्न या ऐसी कुछ चीज़ें हों, छोटी छोटी चेंजिंग्स, वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और इसके अंदर आखिरी एक टूल है जिसका नाम है रेड आई टूल। अब इस रेड आई का क्या काम है? इमेज विथ रेड आई। कभी कभी क्या होता है कि हम जब तस्वीर खींचते हैं तो हमारी आंखों में फ्लैश लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें इस तरह से लाल नज़र आती हैं, जिस तरह से ये इमेज हो जाता है अक्सर। अब इसका फिक्स करने का मसला आसान है बिल्कुल। आपने तस्वीर को ओपन करना है, ये आ गई मेरी तस्वीर। आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आकर रेड आई टूल सेलेक्ट करना है और एक रेक्टेंगल इसकी आँख पर बनाना है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपने सिर्फ इसको बताना है कि ये आँख की आई की साइज़ है, ये उसके अंदर रेडनेस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और आपके इमेज को बेहतर बनाएगा। ज़्यादा ब्लास्ट बिल्कुल ना हो, लेकिन गोल्डन और रेड आई को ये प्रॉपरली कवर करता है। लेकिन अगर आंखों में कोई बिल्कुल वाइट निशान आ गया तो उस पर प्रॉपरली काम नहीं करता, लेकिन रेडनेस और जो गोल्डन शेड आ जाता है लाइट का, उसके लिए परफेक्ट है। देखें ये आसानी से इसने सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको आई की साइज़ बताई और इसने उसे कवर कर दिया। आपने पूरी आंख के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाना है, ये आपको कहा। ठीक है, आज के लिए ये टूल्स हैं।
1 2 3 4 5 5 हम इसको कंसीडर नहीं करें। और छठा क्रॉप। ठीक है, क्रॉप के साथ आप ट्राई करें। इसके अंदर एक और टूल भी मौजूद है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, जो मैंने इंटरनेट ना होने की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन उसकी बात कर ही लेते हैं। कभी कभी हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें डायरेक्ट फ्रंट व्यू नज़र नहीं आ रहा होता है। जिस तरह से ये किताब है, इसका ये जो कवर पेज है, इसका ये फ्रंट व्यू नहीं है, ये टॉप और साइड है, बिल्कुल स्ट्रेट इन मेरी तरफ नहीं है। जिस तरह से मैं अभी बात करूं कि ये मोबाइल, इसका फ्रंट व्यू आपको नज़र तो आएगा, लेकिन इस तरह से स्ट्रेट नहीं है। ये अगर कुछ इस तरह से या इस तरह से, आपने इसको अपने तरफ बिल्कुल सीधा करना है। जिस तरह से ये बुक हमारे पास पड़ी हुई है, इसका फ्रंट पेज मैंने अपनी तरफ बिल्कुल सीधा करना है। तो इसके लिए हमारे पास टूल है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। उसका काम क्या होता है, देखिए ये लोड नहीं हो रहा इमेज, अभी ये हो गया। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, नहीं हुआ, नया फाइल बना लेते हैं। अभी ये बुक रखा हुआ पड़ा हुआ है टेबल पर, स्ट्रेट पोजीशन में नहीं है, लेकिन इसका फ्रंट पेज मुझे बिल्कुल अपने तरफ स्ट्रेट चाहिए। तो मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लूँगा और एक ग्रिड बनाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप एडजस्ट भी कर सकती हैं। आपने फिक्स एक ग्रिड बनाया और प्रेस किया एंटर, ये सीधा हो गया। ठीक है, कोई भी पर्सपेक्टिव हो उसको आपने फ्रंट व्यू लाना है। मैं बुक से हटाकर डोर पर ले आता हूँ। अभी ये दरवाज़ा थोड़ा सा साइड व्यू है, कोई अच्छा सा दरवाज़ा मिल जाए या फिर ठीक है, ये दीवार स्ट्रेट नहीं है लेकिन मैंने इसे बिल्कुल सीधा करना है। उसी तरह से आपने पर्सपेक्टिव क्रॉप बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। अब मुझे ये एरिया बिल्कुल स्ट्रेट सीधी चाहिए। जाहिर सी बात है 100% परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। उसे जब ये सीधा करने की कोशिश करेगा तो कुछ चीज़ें आउट ऑफ शेप भी हो जाएंगी। लेकिन ये जब हम बात करते हैं टेक्स्ट की, बुक्स की या हल्के फुल्के पैटर्न की, तो हमें बड़ा हेल्पफुल टूल नज़र आता है। जिस तरह से मैंने ये आपको बुक का पेज सीधा करके दिखाया, इस तरह की चीज़ों के लिए हमने किसी भी पर्सपेक्टिव को फ्रंट व्यू या अपनी तरफ अपने पर्सपेक्टिव से देखना है तो उसके लिए मेरे पास ये परफेक्ट टूल है, जो कि आसान भी है और ट्रस्टेड भी है। ठीक है, अभी के लिए क्लास को ख़त्म करते हैं। सुबह नहीं लगे